top counterterrorism official Joe Kent has resigned. We're learning this within the past hour here. Joe Kent, the director of the National Counterterrorism Center, announced his resignation today, saying he cannot in good conscience back the Trump administration's war in Iran. Kent shared in a social media post saying Iran, quote, posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. Your time's running out, guys. Your time's running out. The people are waking up. We've reclaimed reality. The richest men in the world can't gaslight us anymore about what's going on. We know how everything connects. We know how we're being parasitically sucked. All of our resources, our blood, sweat, and tears going to feed this system. We're ready to break out of it. We're going to throw off the shackles of U.S. imperialism, U.S. colonialism, and free the world, baby. Palestinian liberation is collectively, intrinsically tied to all of ours. Free Palestine and free us all from U.S. imperialism. So if Israel is seen to be responsible for pulling us into a losing war, this will be, I think, disastrous for the lobby. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Cure. तो ये जो वॉर है वेस्टर्न एशिया में, ये तो चलते जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। पर अभी की जो सबसे धमाकेदार न्यूज़ आई है वो आई है अमेरिका से। जोसेफ केंट, जो कि उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं, तो आप इसको ऐसे समझो कि ये बंदा नंबर 2 था बिहाइंड तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड इज द डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस। किस वजह से दिया है वो तो और भी मजेदार है। वो ये बेसिकली बता रहा है कि जो वॉर चल रहा है ईरान में, ईरान पोज्ड नो इमिनेंट थ्रेट टू आवर नेशन। बेसिकली हमको कोई थ्रेट नहीं था ईरान से। एंड वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमने ये वॉर छेड़ा क्योंकि प्रेशर था इजराइल से और उसकी पावरफुल अमेरिकन लॉबी से। वाह यार, मजा आ गया ये सुन के, क्योंकि हम तो ये चीजें बोलते ही रहते थे। कोई भी आधा समझदार आदमी जो इस चीज को फॉलो करता हो समझ जाएगा कि भाई इजराइल के कहने से ही ये सारी चीज हो रही है। एक्सपर्ट्स तो ये सारी चीजें बोलते थे, एनालिसिस करके बोलते थे। आज तो प्रूफ मिल गया ऑन पेपर। या वाजी वाह। मजेदार चीज तो अब ये होगी कि इसके बाद जो तुलसी गैबर्ड है उनको रिजाइन करना चाहिए एंड सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन होनी चाहिए। ऐसा अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एंड ऐसी चीज होगी तभी मजा आएगा, क्योंकि जब रेजिग्नेशन आप देते हो तो आप ये बताते हो कि भाई अनफेयर चीजें चल रही है, वहां पे कुछ भी हो रहा है, चोरी चकारी चल रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, एकदम झूठ बोला जा रहा है लोगों को, ये बताएगा। एंड इतना ही नहीं, वो यहां तक नहीं रुके, वो उन्होंने ये भी बताया कि यही सेम टैक्टिक है जो इजरायलीज ने यूज की थी हमको इराक वॉर में घुसेड़ने की। ईरान की बात नहीं हो रही, इराक वॉर। एंड उससे कितने सारे हमारे लोग मारे गए थे। वो कह रहे हैं कि हम ये मिस्टेक फिर से नहीं कर सकते। तो भाई ऑफिशियल हो गया, बधाई हो सबको। अब तो ऑफिशियल हो गया, क्योंकि भाई जब मेरी भी बात होती थी लोगों से इन पर्सन, तो वो मुझसे पूछते थे कि यार एक बात बताओ, ये वॉर हो क्यों रहा है? तो मैं कहता था इजराइल की वजह से हो रहा है। पर हमारे यहाँ पे इतने भोले लोग हैं, इजराइल तो इतना अच्छा देश है, उनको पता नहीं कि सबसे बड़े क्रिमिनल हैं वो लोग। तो भाई फॉर ऑल दोज भोला पीपल आउट देयर, गेम सेट एंड मैच हो चुका है। ये साबित हो चुका है सब मुसीबत की जड़ इजराइल है। एंड ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ग्रीन बेरेट है। कितने सारे वॉर्स में इसने सर्व किया है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर्मी में सर्व किया है, उसके बाद CIA ऑफिसर बन गया था। एंड इसके साथ एक पर्सनल बर्डन भी है कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी शैनन, उनकी मौत हो गई थी 2019 में, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी सीरिया में वहाँ पर। तो भाई ये पर्सनली इफेक्टेड है ये आदमी उससे। अब सवाल तो ये है कि भाई अमेरिकन लोग जो ऑलरेडी इजराइल की तरफ पब्लिक ओपिनियन तो काफ़ी शिफ्ट हो चुका था, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ट्रंप ने तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमें पता ही है, ही इज़ लूजिंग हिज माइंड। ठीक है, वो बंदा इतना ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी बुरी तरीके से हार रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल ऑफ कोर्स, कि वो चाह रहे हैं कि नेटो इन्वॉल्व हो जाए। एंड कह रहा है कि नेटो इज मेकिंग अ वेरी फूलिश मिस्टेक। मैं तो कह रहा हूँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया दिशा में जा रहा है। यूरोपियन एलाइज ने क्लियर कर दिया है कि हम तो बेसिकली बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होंगे। तुम चाह रहे हो कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जाके खुलवाएं, दिस इज नॉट आवर वॉर। तो इससे ट्रंप इरिटेट हो रहा है। ठीक है, मजा तो आ जाएगा नेटो ही ब्रेकअप हो जाए इससे, तब मजा आएगा, क्योंकि नेटो की कोई जरूरत नहीं है हमको। नेटो ने आतंक ही फैलाया है। वो कहते हैं कि हम हैं डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिफेंड करने का काम कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आतंकी फैलाया है। अभी देखो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पोलैंड को बोला जा रहा था कि आप ट्रूप्स डिप्लॉय करो ईरान में, उन्होंने आके मना कर दिया कि नहीं भाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
फ्रांस की न्यूज आई है कि भाई वो बोल रहे हैं कि वी विल नेवर टेक पार्ट इन ऑपरेशंस टू अनब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वेरी गुड, सब हाथ खींच रहे हैं भाई, बिकॉज सब जानते हैं कि ये एक सुसाइड मिशन है। यूरोपियन यूनियन अब लगता है फाइनली कुछ लगता है कि भाई इनके लीडर्स में कुछ तो थोड़ा बहुत भेजा है, या भेजे से ज़्यादा थोड़ी रीढ़ की हड्डी है इनमें। ईयू की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खुद बनने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की जाए तो ईरान ने बोला है कि हमारे फ्रेंड्स के लिए खुला है, हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। इराक बता रहा है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है ईरान के साथ एंड उनके टैंकर्स विल बी अलाउड टू फ्लो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सबसे खतरनाक न्यूज़ तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आ रही है कि अगर स्ट्रेट बंद रहता है तो 4.5 करोड़ लोग फेस करेंगे अक्यूट हंगर, मतलब भुखमरी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे 4.5 करोड़ लोग, क्योंकि यहां से कितना सारा फर्टिलाइजर निकलता है। तो ये सब कुछ भी प्लानिंग नहीं की अमेरिका ने, कुछ भी नहीं, सीधे जाके अटैक कर दिया। एंड सबसे बड़ा लेवरेज, हम हर बार कहते हैं, हर बार बताना ही पड़ेगा, इस वॉर में सबसे बड़ा लेवरेज जो ईरान के पास है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। अब बताओ स्कैंडिनेविया में, मतलब स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, वो वाला जो एरिया है, वहाँ की जो एयरलाइंस है SAS, उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल करनी चालू कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो देखो इफेक्ट सबको आएगा। एंड इमेजिन करो कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ है, अब इमेजिन करो बाब अल मंदेब कॉरिडोर, सबकी ज्योग्राफी एकदम दुरुस्त हो रही है यहाँ पे पूरी दुनिया की, ये है रेड सी का रूट। अगर हूथीज वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, जो उन्होंने इजरायलीज के लिए पहले ब्लॉक किया हुआ था, अमेरिका तक गया, इनको अटैक किया, कितने टाइम तक वॉर चलती रही, ट्रंप डिक्लेयर्ड विक्ट्री एंड केम बैक, कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर ईरान और हूथीज डिसाइड कर लें कि ये वाला स्ट्रेट भी बंद करना है। तो इससे 8.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्लो होता है रोज के रोज। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% ऑफ ग्लोबल जो सीबॉर्न ट्रेड होता है, 10 से 12% पूरे दुनिया का जो सी के थ्रू ट्रेड होता है वो इस स्ट्रेट के थ्रू ट्रेड होता है। अगर अभी किल्लत हो रही है तेल की और गैस की, अगर ये बंद हो जाता है तो इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होगा, खाने का भी नहीं इमेजिन कर सकते क्या होगा। दुनिया में इतनी फूड सप्लाईज की शॉर्टेज हो जाएगी। एंड अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाता है तो सबसे पहले फूड सप्लाईज की शॉर्टेज आएगी गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि अभी यही स्ट्रेट यूज हो रहा है सऊदी अरेबिया के थ्रू, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कुवैत, वहां तक खाना पहुंच रहा है। देखो अगर स्ट्रेट बंद होता है तो मे बी और रूट्स हैं सच एज ओमान, वहां से थ्रू रोड ले जाना पड़ेगा, बट हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी पूरी दुनिया की अगर ये वाला स्ट्रेट भी बंद हो जाता है। तो दुबई के ऊपर कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं भाई, ये दुबई का फ्यूचर तो आगे पता नहीं क्या होल्ड करेगा। ये वीडियोस आए हैं, ये क्लियर नहीं है कि अटैक्स हुए कहाँ हैं, एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया हुआ है कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ क्या अटैक हो रहा है। एयरपोर्ट वगैरह पे मतलब बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ से। तो जो फ्यूचर ऑफ गल्फ कंट्रीज है वो तो बहुत ही ज़्यादा पेरिल में है। सबसे पहले UAE की बात करते हैं। अगर इनका ऑयल एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है एंड फूड इंपोर्ट बंद हो जाता है तो ये तो एकदम ही क्राइसिस में आ जाएगा। छोटा सा देश है, एकदम ही क्राइसिस में। वैसे भी जो इनका दुबई मॉडल था कि भाई बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, एक फाइनेंशियल हब भी बन जाएगा, ट्रेडिंग हब भी बन जाएगा, वो तो वैसे ही कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी जो इनका फुजैरा पोर्ट है वो एक्चुअली बाईपास कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, बट वहां पे भी जो टैंकर्स हैं उनको भी अटैक किया गया। कतर की अगर बात करें तो वहां पे जो LNG प्रोडक्शन है, अगर वो बहुत टाइम तक हॉल्ट रहता है, वहां से LNG ही नहीं निकल पाती है, जो बेसिकली अकाउंट करती है फॉर 70% ऑफ द कंट्रीज इनकम, तो भाई एक कैटास्ट्रोफी आ जाएगी पूरी इंडस्ट्रियल। हमको तो फील हो ही रही है ये सारी चीज़ें, गैस सिलेंडर, गैस शॉर्टेज पूरे दुनिया को फील हो रही है, स्पेशली वो सारे देश जो यहाँ से लेते हैं। बट कतर एज अ स्टेट का पूरा रेवेन्यू ही खत्म हो रहा है, तो ये बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगा। अब बहरीन की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही छोटा सा देश है, इसको एक कॉजवे कनेक्ट करता है सऊदी अरेबिया से। अगर उस पर अटैक हो गया तो बहरीन टोटली आइसोलेट हो जाएगा। पॉपुलेशन शिया मेजोरिटी है एंड सुन्नी सुल्तान है, तो भाई क्या होगा यहाँ पे। वैसे भी अफवाहें आ रही हैं कि वो तो निकल ही चुके हैं, कोई पुष्टि नहीं हो सकती उन खबरों की अभी। कुवैत तो वैसे ही इतना छोटा सा देश है, अगर मान लो खाना ही नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, या इनकी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, रेवेन्यू अगर नहीं आएगा थोड़े टाइम के लिए भी, क्या होगा हाल। एंड UAE के पीछे तो वैसे ही ईरान का ज़्यादा टारगेट है, बिकॉज दीज गाइज आर इन बेड विद द ज़ायनिस्ट। ये बताया जा रहा है कि जितने भी प्रोजेक्टाइल्स फायर हुए हैं टूवर्ड्स द गल्फ कंट्रीज, उसमें से आधे से ज़्यादा तो टूवर्ड्स UAE हैं। एंड इनकी भी तो हरकत आप देखो ना, जो खर्ग आइलैंड में अटैक हुआ था वो भी UAE से ही कहीं से हुआ था, अमेरिकन बेस था कि नहीं ये हमें नहीं पता अभी। ईरान से बड़ी खबर ये आई थी कि उनके वन ऑफ द सिक्योरिटी चीफ जो है अली लारेजानी, जो बताया जा रहा था वुड प्रोबेबली बी नेगोशिएटिंग, मतलब इजराइल ने अपनी वही हरकत कर दी जो पहले वो करता था, वो नेगोशिएटर्स को ही मार देता है।
ठीक है, इसके साथ साथ जो एक और कमांडर थे वहाँ पे सुलेमानी, उनको भी मार दिया गया। भाई क्या हो जाएगा ये असैसिनेशंस करके? जो भी बाद में आएंगे और ज़्यादा कट्टरवादी सोच वाले आएंगे, ठीक है, ये टाइम एंड टाइम अगेन हम देख चुके हैं। एंड कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहेगा, एंड शायद इजरायलीज चाहते ही यही हैं कि नेगोशिएशन हो ही ना, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है। एंड जहाँ तक रिवेंज की बात है, ईरान ने बोला था हम रिवेंज लेंगे। अब से जो न्यूज़ आ रही है इजराइल से और जिस टाइप के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि भाई टेल अवीव में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितनी ज़्यादा मिसाइल्स फायर हो रही हैं, बस आप तो ये वीडियो देखते जाओ। वी डोंट बिलीव एनी ऑफ दीज आर AI, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने भी बोला है कि 100 मिलिट्री एंड सिक्योरिटी टारगेट्स हमने हिट किए हैं इनसाइड ऑफ इजराइल। एंड एयर डिफेंस सिस्टम तो देखो बचा है नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। एंड अब तो नई नई टाइप की जो मिसाइल्स हैं ईरान उनको भी निकाल रहा है, ठीक है। मतलब ये वाली कभी भी किसी ने देखी नहीं थी मिसाइल्स। मतलब ये ऐसी मिसाइल्स हैं कि 7 मिनट में ईरान से फायर होती हैं एंड इजराइल पहुंच जाती हैं। इजराइल मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रही है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज। इसके अलावा ये बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने टारगेट किया है इजराइल के जो साइबर टेक सेंटर्स हैं, जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उनको टारगेट किया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इजरायलीज की जो वेपन प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो अब खत्म हो गई है या बहुत ज्यादा कम हो गई है? इजराइल देखो छोटा सा देश है, लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट्स हैं, कितना फैला लोगे, कितना इधर उधर रख लोगे, कितना। एंड अब तो अंडरग्राउंड बंकर्स भी सेफ नहीं है। ये देखो प्रूफ कि इजरायलीज आर लूजिंग इट। ईरान से आपको जो न्यूज आएगी, खबरें आएगी, आपको दिखेंगी कि पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, काफी हद तक एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे लोग। इजराइल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। די, לא יכול יותר. לא יכול יותר שאין להם מסגרות, אני לא יכול יותר. 15 יום כבר. לא עבדתי דקה. דקה לא עבדתי. איך אפשר להתקדם במשהו בחיים שלנו? כל שנייה עוצרים אותי, אני מתקדם, נכנס למומנטום, עצירה, בום חודש, בום חודשיים, בום חודש וחצי, די, לא רוצה רצף, אוף! भाई पागल हो रहे हैं इजरायलीज, एकदम ही पागल। एंड आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आप खुद ही ऐसी स्थिति में हो कि 18 दिन हो गए हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपको फुल टाइम अपना बॉम्ब शेल्टर में रहना पड़ता है, आप घर जाते हो आधा घंटा नहीं होता फिर से सायरन बजने लगते हैं। अब तो स्थिति ये है कि सायरन भी नहीं बज रहे क्योंकि रेडार खत्म हो चुके हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस में थे, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी खत्म है। आसपास तबाही तबाही, आप अपना बॉम्ब शेल्टर से निकलते हो, देखते हो यार ये क्या हो गया। तो ये हालत है वहां पर। एलिस्टर क्रुक हमें बताते हैं कि जो हिब्रू प्रेस है उसमें ऐसा दिख रहा है कि समथिंग हैज चेंज्ड। पहले तो काफी लोग उसमें थे कि हाँ वॉर हम लड़ेंगे, ईरान को हराएंगे, डोमिनेट करेंगे, बट अब हालत पतली सी लग रही है, हालत बदली बदली सी लग रही है। अब नेतन्याहू मरा है कि नहीं, इस पे तो स्पेकुलेशन चलती ही रहेगी। उसने आके अभी एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें बता रहा है कि भाई जो इनके लीडर्स हैं हमने उनको मार दिया। एंड आसपास लोग एकदम ऐसे ही मुंह सुजाए बैठे हैं कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, एकदम ही डाउन एंड आउट लग रहे हैं इनके लोग। अब इसके अलावा नेतन्याहू के एंड से एक और वीडियो रिलीज हुआ है, जो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल है माइक हकबी, एक नंबर का बेवकूफ़ है ये इंसान, टकर कार्लसन ने तो साबित ही कर दिया। अब वो उसकी वीडियो है नेतन्याहू के साथ। अब नेतन्याहू जब उसको हैंडशेक कर रहा है तो उसकी उंगलियां नहीं दिख रही। फिर ये भी बता रहे हैं कि जो माइक हकबी है उसका फेस भी अजीब सा दिख रहा है। देखो ये सब स्पेकुलेशन चलती रहेगी, अगर असली में जिंदा है, असली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। देखो मरा है कि नहीं हमें ये नहीं पता, पर बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कुछ ना कुछ छिपाने की। तो इतना वीक देश, आप जो ईरान को समझते हो कि हम सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, इन लोग को खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरशिप को, तो देश ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इजराइल की ऐसी स्थिति, इजराइल नहीं सर्वाइव कर पाएगा। एंड ऐसे उसमें स्थिति में नो वन वांट्स टू स्टेप अप। कोई ये नहीं कहना चाहता कि भाई प्राइम मिनिस्टर मर गया है, अब नाउ हियर इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इनकी जुर्रत देखो इजरायलीज की, फुल स्केल इन्वेजन चल रहा है लेबनान का। दिस गोज टू शो यू बियॉन्ड एनी डाउट कि इनका जो ग्रेटर इजराइल का सपना है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। होगा कि नहीं वो अलग बात है। अभी तक तो लेबनान का एयरपोर्ट भी चल रहा था, अब बता रहे हैं कि शायद अटैक्स हो गए हैं, एयरपोर्ट के आसपास भी अटैक्स हुए हैं। अब इतने ज़्यादा डेस्परेट है अमेरिकन, एंड ट्रम्प की तो हालत क्या ही बोलो, ठीक है, अपना हेकड़ी मारता फिरता था। अल जोलानी एक टेररिस्ट, इनका पाला पोसा हुआ, इनका बच्चा टेररिस्ट जो अलकायदा में था, फिर आइसिस में था, अल नुसरा में था, अब फिर इसको आके अल्टीमेट प्रमोशन मिल गई, सीरिया जैसे देश का प्रेसिडेंट बना दिया इसको। उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइन करो फाइट अगेंस्ट हिजबुल्लाह।
बट दे आर हेजिटेंट। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हमारे ऊपर ईरान के अटैक होने लगेंगे। हमारा देश तो वैसे भी क्या ही बचा था सीरिया का। एंड अल जुलानी वही है जो एक्चुअली हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ा हुआ है, तो उसको पता है कि भाई क्या वेट कर रहा है मेरे लिए। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जो अरब एलाइज हैं दे बेसिकली हैव सेड कि भाई इस चीज़ से दूर रहो। टर्की का भी डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्योंकि सीरिया और टर्की तो नेबरिंग है ना। इजराइल और टर्की के बीच में क्या आता है? सीरिया आता है। तो अगर सीरिया गिरता है या सीरिया में प्रॉब्लम होती है तो टर्की को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अरब कंट्रीज़ के साथ साथ टर्की ने भी एडवाइस किया होगा कि भाई मत इन्वॉल्व हो। अब यूएस की अगर बात करें तो अब रिपोर्ट्स इतनी तक है कि इनके पास जो टॉमाहॉक मिसाइल्स थी, जो मेजर वेपन ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इनका मोस्ट इफेक्टिव वेपन है, 4000 थी। 400 मिसाइल यानी कि उसकी 10% तो इन्होंने पहले 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में फायर कर दी थी। आज के डेट में 19th डे है। एंड 2026 में इन्होंने कितनी ऑर्डर करी थी ये नई मिसाइल्स? 57 ओनली। एंड कैपेसिटी क्या है बनाने की इसको? ऑलमोस्ट 100 मिसाइल्स बनती हैं हर साल। 400 आपने यूज़ कर ली 3 दिन में, ठीक है। आपके स्टॉक पाइल जो हैं ये पूरे स्टॉक पाइल हैं, पूरी दुनिया भर में आपने आतंक फैलाना है तो आपको बहुत सारी मिसाइल्स चाहिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे 3 दिन में ही 10% ऑफ जो आपका स्टॉक था उसको ख़त्म कर दिया। आपके बेसिस नहीं बचे यूजेबल तो एटलीस्ट, ठीक है। आपके रेडार्स नहीं बचे, जो आपकी आंखें थी आप उससे पूरा सर्वेलेंस कर पाते थे कहाँ से क्या मिसाइल लॉन्च हो रही है, कौन क्या कर रहा है। एयर डिफेंस तो साबित हो गया कि स्कैम है। एयर डिफेंस की मिसाइल्स भी नहीं बची। अब अमेरिका इतना बुरा एक्सपोज हो गया है ना, इतना बुरा एक्सपोज हो गया इस वॉर से कि अब तो मतलब सैडली इस टाइप की बात चलती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि भाई ट्रंप में बी द वन टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि किस तरीके से फेस सेविंग करके वो इस वॉर से बाहर निकलेगा। तो भाई ट्रंप तब से कह रहा है कि भाई ये लोग सीज फायर चाहते हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, सीज फायर चाहते हैं, दे वांट टू नेगोशिएट। सब बकवास है। असली बात तो ये है कि बिहाइंड द सीन्स स्टीव विटकॉफ जो है, जो नेगोशिएट भी कर रहा था डील ऑन बिहाफ ऑफ ट्रंप, वो रीच आउट कर रहा है टू ईरान फॉरेन मिनिस्टर। उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहा है कि भाई बात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के बिहाफ पे बाकी जो थर्ड कंट्रीज हैं, जो थर्ड पार्टीज हो गई बेसिकली, दे आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू ईरान कि भाई बात कर लो। एक और बड़ी खबर ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये पाया है कि अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है वो मिनाब में जो छोटी बच्चियों को मारा गया था, वो जो गर्ल्स स्कूल को अटैक किया गया था जिसमें 6 से 10 साल की बच्चियां थी, ऑलमोस्ट 150 से भी ज़्यादा बच्चे उसमें मारे गए थे। तो अमेरिका इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ये चीज़ बता रहा है तो फिर आप खुद ही कंक्लूड कर लो कि कौन है सबसे बड़े टेररिस्ट। इसके अलावा दुनिया में तो एकदम ही पागलपन हो रहा है। मैंने ये वाली न्यूज़ देखी जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई पॉली मार्केट, एक तो इस चीज़ को बंद कराओ यार, ये पॉली मार्केट को, हद हो गई। पीपल आर बेटिंग कि ईरान की मिसाइल गिर रही है, इजराइल पर लैंड करेगी कि नहीं। देखो इस पे भी इतना भारी मैनिपुलेशन चल रहा होगा क्योंकि गिरती ही होंगी। ये सिंपल मैथ्स है। मतलब ये कोई आईपीएल चल रहा है क्या? देखो द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट इट। अब खास तौर पे जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, दे हैव लॉस्ट इट। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कंट्रोल कर लेना, नहीं तो जितने जल्दी अभी एस्केलेशन हुई है ना, अभी आपको 2-3 दिन में दिख रहा है मे बी उतना ऐसा कोई एस्केलेट नहीं हुआ, क्योंकि जो नेक्स्ट एस्केलेशन होगा, अगर रिफाइनरीज पर अटैक होता है दोनों साइड पे, किसी के भी, चाहे ईरान के साइड पे चाहे गल्फ कंट्रीज के साइड पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स तय है। और न्यूक्लियर की तो अभी बात भी नहीं कर रहे।